भारत के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी, जटिल और शानदार मशीन की तरह सोचिए। अब इस मशीन को सालों साल बिना रुके ठीक से चलाने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट मैकेनिक्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जो ये चेक करें कि सारे पुर्जे सही तरीके से और बिना किसी पक्षपात के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये मैकेनिक्स और इंजीनियर्स सरकार की डे टू डे पॉलिटिक्स से पूरी तरह अलग और ऊपर होते हैं, ताकि वो बिना किसी दबाव के पूरी ईमानदारी से अपना काम कर सकें। वो किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सीधे उस मशीन के लिए काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या संवैधानिक निकाय कहते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका जिक्र और जिनकी पावर्स सीधे भारत के संविधान से आती हैं। तो आज जरा गहराई से समझते हैं कि ये बॉडीज क्या हैं, ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं और भारत के गवर्नेंस सिस्टम में इनका असली रोल क्या है। हम कुछ बड़े नामों जैसे इलेक्शन कमीशन, फिनेंस कमीशन और सीएजी पर खास ध्यान देंगे। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा जाता है। इन्हें अपनी शक्ति और अधिकार सीधे संविधान से मिलते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें सरकार के किसी सामान्य कानून यानी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनाया गया है। और अगर इनमें कोई भी बड़ा बदलाव करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन की जरूरत होती है। यही चीज इन्हें एक जबरदस्त स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस देती है। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मतलब ये संविधान के ओरिजिनल स्क्रिप्ट का हिस्सा है, बाद में लिखे गए चैप्टर्स नहीं हैं। यहीं पर एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं पर पूरी बुनियाद टिकी है। देखिए, मोटे तौर पे 3 कैटेगरीज हैं। पहली तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये संविधान के ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। जैसे इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 है, फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 280 और यूपीएससी के लिए आर्टिकल 315। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी कैटेगरी स्टैट्यूटरी बॉडीज, वो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज वो हैं जिन्हें पार्लियामेंट एक कानून पास करके यानी एक स्टैट्यूट बनाकर बनाती है। इनका जिक्र सीधे संविधान में नहीं होता। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत बनाया गया, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। ये बहुत पावरफुल हो सकती हैं, लेकिन इनकी नींव पार्लियामेंट के एक एक्ट में होती है, संविधान में नहीं। मतलब पार्लियामेंट का है तो एक और कानून लाकर इन्हें बदल सकती है या खत्म भी कर सकती है। कैंस। और तीसरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज। हाँ, तीसरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इन्हें बनाना सबसे आसान है। ये सरकार के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या रेजोल्यूशन से बन जाती हैं। इन्हें बनाने के लिए पार्लियामेंट में जाने की भी जरूरत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीति आयोग, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। एग्जैक्टली। ये अंतर ही इनकी इंडिपेंडेंस और पावर के लेवल को तय करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हटाना या उनकी शक्तियों को कम करना सबसे मुश्किल होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट मानी जाती हैं। ओके, तो अब जब हमने बेसिक फ्रेमवर्क समझ लिया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से शुरू करते हैं जो हमारी लोकतंत्र की मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा यानी इंजन को ओवरहॉल करती है। मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, लोकतंत्र के सबसे बड़े खेल का रेफरी। बिल्कुल सही मेटाफोर है। आर्टिकल 324 सिर्फ ईसीआई का जिक्र नहीं करता, ये उसे चुनावों के सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की पूरी शक्ति देता है। ये 3 शब्द ईसीआई की लगभग असीमित शक्तियों का सोर्स है। इसका काम सिर्फ चुनाव की तारीखें अनाउंस करना नहीं है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों की डिलिमिटेशन करना, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट करना और सबसे बढ़कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, ये सब ईसीआई के दायरे में आता है। Here's where it gets really interesting. ECI हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब CEC होते थे। सही कहा। लेकिन 1989 में एक बड़ा बदलाव हुआ। 61st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। रातों रात करोड़ों नए वोटर्स सिस्टम में आ गए। काम का बोझ इतना बढ़ गया कि अकेले सीईसी के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया। तब इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और इनकी इंडिपेंडेंस को कैसे सिक्योर किया गया है?
क्योंकि अगर सरकार ही इन्हें आसानी से हटा सके तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? इसके लिए संविधान में बहुत कड़े प्रावधान हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया ठीक वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है, यानी संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करना होगा, जो लगभग नामुमकिन जैसा है। ये उन्हें एग्जीक्यूटिव के किसी भी दबाव से बचाता है। लेकिन ईसीआई की ताकत का असली अंदाजा तो जमीन पर दिखता है। टीएन शेषान के दौर को कौन भूल सकता है? बिल्कुल। टीएन शेषान ने दिखाया कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। उन्होंने इसे इतनी सख्ती से लागू किया कि नेताओं को समझ आ गया कि चुनाव का असली बॉस कौन है। सरकारी गाड़ियों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल बंद, दीवारों पर स्लोगन्स लिखने पर रोक, तय सीमा से ज्यादा खर्च पर नजर। उन्होंने रातों रात भारतीय चुनावों का चेहरा बदल दिया था। ये ईसीआई की असली पावर का प्रदर्शन था। पर हर सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश पर बात होती रहती है ना, कुछ क्रिटिक्स भी है। हाँ, कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए जाते हैं, जैसे संविधान में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, लीगल, एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा, संविधान ने रिटायरिंग कमिश्नर्स को सरकार द्वारा किसी और पद पर अपॉइंट किए जाने से नहीं रोका है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या कोई कमिश्नर अपने कार्यकाल के अंत में सरकार को खुश करने की कोशिश कर सकता है ताकि उसे रिटायरमेंट के बाद कोई पद मिल जाए? ये उनकी इम्पार्शियलिटी पर एक सवालिया निशान लगा सकता है। एक निष्पक्ष चुनाव तो सत्ता के आने जाने का रास्ता तय करता है, लेकिन एक बार सरकार बन जाए तो उसका सबसे बड़ा काम होता है देश के खजाने, मतलब पब्लिक मनी का प्रबंधन। और यहाँ पर लोकतंत्र के दो और सबसे बड़े गार्डियन सामने आते हैं। बिल्कुल। अगर ईसीआई लोकतंत्र की मशीन का इंजन ठीक करता है, तो फाइनेंस कमीशन और सीएजी ये सुनिश्चित करते हैं कि मशीन को चलाने वाला फ्यूल यानी पैसा सही तरीके से बटे और सही जगह खर्च हो। पहले फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। इसका नाम तो सुनते पर इसका काम क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। फाइनेंस कमीशन, जिसका जिक्र आर्टिकल 280 में है, फिस्कल फेडरलिज्म मतलब वित्तीय संघवाद की एक तरह से रीढ़ है। इसका सबसे मुख्य काम है केंद्र सरकार को मिले टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा, इसका फॉर्मूला सुझाना। राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। ये तय करता है कि किस राज्य को उसकी जरूरतों और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए। मतलब ये देश के पैसे के बंटवारे का एक न्यूट्रल एम्पायर है। और मैंने पढ़ा है कि 1992 के बाद से इसका रोल और भी बढ़ गया है। एकदम सही। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स के बाद फाइनेंस कमीशन अब ये भी सुझाव देता है कि राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड को कैसे बढ़ाया जाए ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं को ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकें। ये पावर को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन ने पैसे बांटने का फॉर्मूला बता दिया, पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कौन करेगा? यहां पर आते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी। आर्टिकल 14(8) में इनका जिक्र है और इन्हें गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि सीएजी शायद संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। इनका काम सिर्फ केंद्र और राज्यों के खातों का हिसाब किताब चेक करना नहीं है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो ये ऑडिट सिर्फ बैलेंसिंग द बुक्स से ज्यादा है? बहुत ज्यादा। सीएजी असल में 3 तरह की ऑडिट करता है और असली शक्ति दूसरे और तीसरे में छिपी है। पहला तो है फाइनेंशियल ऑडिट, जो ये देखता है कि हिसाब किताब सही है या नहीं। दूसरा है प्रोप्राइटी ऑडिट। इसमें सीएजी ये सवाल पूछता है कि क्या सरकारी खर्च बुद्धिमानी, ईमानदारी और इकोनॉमी के सिद्धांतों के हिसाब से किया गया था, क्या ये जरूरी था? और तीसरा और सबसे शक्तिशाली है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें सीएजी ये देखता है कि क्या कोई सरकारी योजना या प्रोजेक्ट अपने तय लक्ष्यों को हासिल कर रहा है, क्या इसमें जनता के पैसे की बर्बादी तो नहीं हो रही। सीएजी की असली ताकत यहीं दिखती है। याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम या कोल ब्लॉक एलोकेशन का मामला। सीएजी ने सिर्फ ये नहीं देखा कि सरकार को पैसा मिला या नहीं, बल्कि ये बताया कि जिस तरीके से स्पेक्ट्रम या कोल ब्लॉक बांटे गए, उससे देश को एक बहुत बड़े प्रिजम्प्टिव लॉस यानी अनुमानित नुकसान का अंदेशा है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, ये सरकार की पूरी पॉलिसी की विजडम पर एक जबरदस्त टिप्पणी थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सीएजी सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या बिल चुकाए गए, बल्कि ये भी पूछता है कि क्या ये पैसा खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका था। और इनकी रिपोर्ट्स का होता क्या है? सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति या गवर्नर को सौंपता है, जो उन्हें संसद या राज्य विधानसभाओं के पटल पर रखते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मतलब पैक इन रिपोर्ट्स की जांच करती है। ये सरकार की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा टूल है। चुनाव और वित्त के अलावा भी तो संविधान ने शासन के अलग-अलग पहलुओं के लिए कुछ खास बॉडीज बनाई हैं, जो हमारे लोकतंत्र की मशीन के लिए सेफ्टी वॉल्स की तरह काम करती हैं। जरूर। इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है नेशनल कमीशंस का। ये आयोग समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए एक कवच की तरह काम करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एनसीएससी आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी आर्टिकल 338A। एनसीएसटी के अलावा एनसीएसटी को एक अलग बॉडी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दोनों समुदायों की जरूरतें इतनी अलग थीं कि एक कमीशन उन्हें हैंडल नहीं कर सकता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले ये एक ही कमीशन हुआ करता था, लेकिन 2003 के 89th अमेंडमेंट के बाद इन्हें अलग कर दिया गया। ऐसा महसूस किया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुद्दे, जैसे उनकी यूनिक कल्चर, जमीन से जुड़े अधिकार और भौगोलिक अलगाव, वो शेड्यूल्ड कास्ट के मुद्दों से काफी अलग हैं और उन्हें एक फोकस्ड अप्रोच की जरूरत है। इसलिए एनसीएसटी बनाया गया। और हाल ही में बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। बिल्कुल। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी को 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए आर्टिकल 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये तीनों आयोग इन समुदायों के लिए बने संवैधानिक सुरक्षा उपायों की निगरानी करते हैं, उनकी शिकायतों की जांच करते हैं और उनके विकास पर सरकार को सलाह देते हैं। और इनके पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां भी होती हैं। मतलब ये किसी को भी समन कर सकते हैं और सबूत मांग सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और आखिर में उस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो इस पूरी मशीन को चलाने के लिए सबसे काबिल ड्राइवर्स को चुनता है, हमारी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। ये सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडीज नहीं हैं। ये भारत की स्टील फ्रेम मतलब नौकरशाही की निष्पक्षता और योग्यता की गारंटी हैं। इनका काम ये सुनिश्चित करना है कि देश की सबसे जरूरी प्रशासनिक पदों पर भर्ती मेरिट के आधार पर हो, न कि किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पक्षपात से। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मेरिट पर बना रहता है और इसकी नींव यूपीएससी जैसी संस्थाएं रखती हैं। तो आज हमने देखो जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लोकतंत्र की उस जटिल मशीन में लगे हुए सेफ्टी वॉल्व्स, प्रेशर गेजेस और एक्सपर्ट मैकेनिक्स की तरह हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो, वित्तीय मामलों में ट्रांसपेरेंसी रहे, चुनाव निष्पक्ष हों और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा हो। हाँ, और आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी उठाती है। हमने देखा कि कुछ निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ स्टैट्यूटरी है, और अटॉर्नी जनरल जैसा पद संवैधानिक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का पद नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी संस्था के काम को कब इतना जरूरी मान लिया जाता है कि उसे एक सामान्य कानून के भरोसे छोड़ने के बजाय सीधे संविधान की किताब में ही जगह दे दी जाए। सही। ये शासन में स्थायित्व यानी परमानेंस और लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। कौन से नियम पत्थर की लकीर होने चाहिए और कौन से समय के साथ बदलने के लिए लचीले होने चाहिए। किसी भी लोकतंत्र के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढते रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।